बीपीएससी के 65वीं परीक्षा में सफल हुए एक ऐसे टॉपर जिनकी कहानी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। हमारे साथ है नित्यम कुमार गौरव, जिन्होंने 65वीं बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की और आज हम सबों के लिए एक उदाहरण बन गए। आइए मैं अभी आपका परिचय कराता हूं नित्यम कुमार गौरव से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं नित्यम। जी तो हमारे साथ नित्यम कुमार गौरव। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि नित्यम आप खुद का परिचय दें। जी सबसे पहले आपको नमस्कार और समस्त करियर व्हील आईएएस एकेडमी संस्थान है उसको भी तहे दिल से आभार और शुक्रगुजार कि आपने मुझे अपना इस प्लेटफॉर्म दिया और अपने बारे में कुछ बोलने के लिए मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ बुलाने के लिए। तो नित्यम, एक बात आप मुझे सबसे पहले बताएं, कैसा लगता है जब कोई इस तरह की सफलता हासिल करता है? देखिए, सफलता तो मैं समझता हूँ कोई भी इंसान अगर हासिल करे तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा तब लगता है कि जब आप कंटिन्यू असफल होकर अगर सफल होते हैं तो उसका अलग फीलिंग होता है। अच्छा। कहते हैं ना कि सफलता का स्वाद वही चख सकता है जो सबसे पहले असफलता का स्वाद चखा हो। जी। तो अगर मेरा देखें तो मैंने कंटिन्यू असफल भी हुआ हूँ, उसके बाद जो सफलता मिली है उससे मैं ज़्यादा ही अभिभूत हूँ, प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। अच्छा, तो आप जरा स्टूडेंट्स को बताएं, ये आपका कौन सा प्रयास था? क्योंकि अभी आपने बताया कि कई सारी असफलताओं के बाद आपको ये सफलता मिली। जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये तीसरा अटैम्प्ट था। तीसरे अटैम्प्ट में 65th बीपीएससी में मैंने ये अंतिम रूप से 92 रैंक मुझे मिला है। अच्छा। और 92 रैंक के साथ मुझे बिहार एजुकेशन सर्विस अलॉट किया गया है। जी। जो आप देखते होंगे, गांव में सुनते होंगे, या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के रूप में हम नियुक्त होंगे। अच्छा। तो ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। और दूसरा अटैम्प्ट, फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा पीटी नहीं हुआ था। जी जी। सेकेंड अटैम्प्ट में हम 1 मार्क्स से फिर से असफल हो गए थे। जी। और थर्ड अटैम्प्ट में मेरा ये 92 रैंक मिला है। तो कब सोचा आपने इसकी तैयारी के विषय में, कब सोचा? देखिए, सबसे पहले कि हम एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं और हमारे माता पिताजी जो हैं, माता पिताजी एकदम गांव से हैं और किसान हैं। जी। और प्लस पॉइंट ये है कि किसान के साथ वो शिक्षक भी हैं। अच्छा। वो शिक्षक सरकारी शिक्षक नहीं, लेकिन ट्यूशन पढ़ाने वाले। जी। उनका शौक था कि शिक्षा का मतलब ये होता है आप 20,000, 25,000, 50,000 कमाइए। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है जो आजकल एक समाज में ट्रेडिशन देखा जा रहा है। जी। उनका मतलब था, उनका शौक था कि शिक्षा वो होना चाहिए जो आपको सम्मान से जोड़े। और पापा का यही संस्कार, मम्मी का यही संस्कार मुझे दिल्ली की ओर आकर्षित करवाया और मैं दिल्ली आ गया। और मैं 2015 से कंटिन्यू मैं लगा हूँ और आप कह सकते हैं 6-7 साल हो चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। अच्छा नित्यम, एक बात बताएं, क्या आपका ध्येय हमेशा ये रहा कि सिविल सर्विस की ओर ही जाना है, या आपने अपने करियर का कोई दूसरा भी जो पक्ष था वो बना रखा था? जी बिल्कुल। अगर मेरा देखा जाए तो जिस रूप में पापा ने और मम्मी ने संस्कार से पल्लवित पुष्पित किया, उसके अनुरूप ही हम कंटिन्यू चलते रहे। उनका यही मानना था कि बेटा 20,000, 25,000 मत कमाओ, हमें पैसा से कोई मतलब नहीं है, हमें बस एक ही शौक है कि शिक्षा समाज के नज़र में देखा जाए कि ये ट्यूशन शिक्षक का बेटा है और हम सर ऊंचा करके चले। वो हमारा पल जिस दिन आएगा हम समझेंगे तुम एक सफल इंसान हो, उसी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए हम आगे बढ़े। और सिर्फ एक ही, हालांकि स्टार्टिंग में मैंने बिहार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के लिए हम प्रयास दिए हैं, 4 अटैम्प्ट वहाँ भी मैंने दिया हूँ। अच्छा। और वहाँ भी मैं अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्राई किया और यहाँ पे 3 अटैम्प्ट के बाद मुझे ये सफलता मिली है। बहुत अच्छा। तो नित्यम, कैसा लगता है इस तरह की सफलता प्राप्त करने के बाद? देखिए, कोई भी इंसान है अगर वो सफल होता है तो मुझे लगता है सबको अच्छा लगता होगा। जी। और मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे अच्छा बहुत ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैं कंटिन्यू फेल किया हूँ, जी। बिना कोई गाइडेंस के चलते गया, गिरते गया, उसके बाद उठा हूँ और आज ईश्वर की दया और आप लोगों के आशीर्वाद से आपके सामने बैठा हूँ। इसलिए मुझे ज़्यादा अभी अनुभूति होती है, जी। अच्छा का अनुभूति होती अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब भी आप इस तरह की परीक्षा देने के लिए निर्णय लेते हैं, है। जी। तो पहला कदम क्या होना चाहिए? कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, मैं समझता हूँ जो मैं झेला हूँ वो मैं देखता हूँ कि सबसे पहले निर्भर करता है कि वो छात्र कौन है। जी। क्योंकि हम लोग ग्रामीण परिवेश के हैं, तो जैसे ही ग्रामीण परिवेश होता है तो हिंदी मीडियम का छात्र हो जाता है। और आप देखेंगे थोड़ा गहराई से तो आपको पता चलेगा हिंदी मीडियम का छात्र कौन है, जो नमक रोटी खाता है, मार भात खाता है और कोई गाइडेंस नहीं है उसके पास। सरकारी स्कूल में चट्टी पे बैठता है, 100 रुपये उसके पास है नहीं जो ट्यूशन में दे। मैंने जैसे किसी से पूछा था कि मुझे यूपीएससी तैयारी करना, तुम करोगे, तुमसे हो पाएगा। अच्छा। तो एक प्रकार का ऐसे नेगेटिविटी का माहौल होता है, उससे आपको निकलना है। उसके बाद अभी तो आप लोग जैसे करियर व्हील जैसे बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को रिमोट एरिया तक पहुंच सुलभ करा रहा है। लेकिन 2014-13 में देखेंगे डिजिटल क्रांति नहीं थी, 13-14 में। उस समय इस टाइप का सोचना और बिना गाइडेंस के आगे बढ़ना और दिल्ली जैसे शहर में अपने आप को स्टेबल करना बहुत टफ था। एक तो ये होता है, दूसरा होता है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शनल होता है। उसके बाद
कोई बताने वाले भी नहीं होते हैं, न्यूज़पेपर कौन से पढ़े, इन सारी समस्याओं को बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद घर वाले भी आसपास में गांव में देखेंगे कि अरे कब तक तैयारी करोगे बाबू, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, डैश डैश डैश, ऐसी समस्याएं आती है ना कि छात्र डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसमें आगे बढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो उसका प्रमाण आप मुझे देख सकते हैं। चलिए, आपकी इन बातों से मुझे दो तीन प्रश्न मेरे सामने आ जी गए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहला प्रश्न तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई छात्र ये सोचता है आजकल के दौर में खासतौर से कि हिंदी माध्यम को लेकर तैयारी शुरू करे, ये कितना सोचना सही है? देखिए, क्यों ये सोचना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर यूपीएससी में देखें तो ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मार्क्स ने नहीं बताया था कि तुम्हें जीतने के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए पूरा संसार है। जी, जी। वही हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं। मेरे लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लोग भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बेटा तुम पढ़ते हो, जबकि कहा जाता है कुछ करो ना करो, पढ़ो जरूर। ज्ञान की उपासना करते हैं, फिर भी उपेक्षित होते हैं। तो हिंदी माध्यम अगर कोशिश करता है, सोचता है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है उनका। अगर वो सोचे, और आजकल तो आपका भी प्लेटफॉर्म है, करियर व्हील, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से आप हिंदी मीडियम में भी बेहतर तरीके से आप रिप्रेजेंट, ना केवल रिप्रेजेंट करेंगे बल्कि अंडर 100 में हमारे जैसे, हम तो बोलेंगे आप टॉपर भी बन सकते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपने कहा कि आपको सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाया शुरुआत में। आज जिस तरीके से छात्र बढ़ रहे हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि सिविल सेवा की तरफ जाना चाहते हैं, क्या वो सोचकर चले? जैसे एक बड़ी समस्या आ जाती है उनके सामने कि वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें? बिल्कुल। तो पहला प्रश्न तो ये है कि आपने कौन से वैकल्पिक विषय लिए थे, और उसके बाद फिर आप बताएं मुझे कि वैकल्पिक विषय का चुनाव आखिर कैसे करें? अगर मेरा देखे तो मेरा वैकल्पिक में भी यही अंतर्द्वंद में, दुविधा में था कि मैं कौन सा लूँ, क्या लूँ, गाइडेंस नहीं था। मैंने 2-3 का चुनाव भी किया। लास्ट में हमारे एक सर हैं, शेखर झा सर, उनके दुर्भाग्य से उनकी मौत हो गई कोविड में। उनको हम यहाँ से विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान था मैथिली साहित्य मुझे दिलवाने में, और ना केवल उन्होंने दिलवाया बल्कि उनके वजह से, मैथिली साहित्य ऑप्शनल के वजह से हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो एक तो मेरा मैथिली साहित्य था। दूसरा अगर देखा जाए तो क्या चुनाव किया जाए, क्योंकि बहुत से सारे छात्र ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भैया क्या लें, हिंदी है, ज्योग्राफी है, इसमें जैसे पिछले बार मैथ्स बूम किया था, सारे लोग मैथ्स लेने लगे। उसके बाद इस बार अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी ले रहे हैं। तो एक प्रकार का टेंशन है छात्रों में। लेकिन मैं समझता हूं कि गांव में एक कहावत है ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और सब्जेक्ट वही जो इंटरेस्ट जगाए। तो मैं समझता हूं जो आपको अच्छा लगे वो आप लीजिए, क्योंकि अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं क्यों मैथिली का बुराई करूंगा, क्योंकि मैथिली की वजह से मैं 992 रैंक हासिल किया हूं। क्या कोई भी टीचर हैं वो क्यों करेंगे? लेकिन ये जरूरी है कि उस जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उसमें टीचर की उपलब्धता होना चाहिए, विविधता होना चाहिए, जिससे आप चयन कर सकें कहाँ पे बेस्ट चुनाव किया जाए। दूसरा, उनसे संबंधित जो मटेरियल है उसकी उपलब्धता सुलभ होनी चाहिए। अगर ये दोनों हो तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब सिविल सेवा है, पढ़ना तो सब में पड़ता है, और उनका कोर्स है, उनका सिलेबस है, सब में डिफिकल्ट है ही। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, एक चीज़ और जो छात्रों के लिए बड़ी दुविधाजनक है कि जैसे सामान्य ज्ञान में इतने सारे सब्जेक्ट्स, जी बिल्कुल बिल्कुल। हर एक सब्जेक्ट पर क्या हमें बराबर ध्यान देना चाहिए, या फिर ऐसा हो कि कुछ सब्जेक्ट्स देख ले, कुछ सब्जेक्ट्स में एवरेज भी रहेगा तो चलेगा? जैसे देखिए, इसमें जैसे आपको भी पता होगा कि 2 स्तर का, 3 स्तर का एग्जाम होता है। पहले में भी सामान्य ज्ञान का बहुत बड़ा, सामान्य अध्ययन का बहुत बड़ा रोल है, दूसरे में तो बहुत ज़्यादा रोल है। तो अगर फर्स्ट में देखें तो प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स में भी देखें तो जरूरी नहीं है, कहते हैं ना कि देखिए हार्ड वर्क करना मतलब नहीं है, आप कैसे स्मार्ट वर्क करके चक्रव्यूह को तोड़ते हैं, वही योद्धा सफल होता है। तो प्रीलिम्स में देखा जाए तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। बिहार स्पेशल है, करंट है, साइंस में बायोलॉजी है, बिहार बजट है, और करंट अफेयर है, और इंडियन पॉलिटी का 10 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स है, इस पे एग्जाम ओरिएंटेड अगर पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो सामान्य अध्ययन का बहुत बड़ा रोल है। अगर मेंस में देखें तो मेंस में भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री का 3 क्वेश्चन आता है। उसके बाद करंट अफेयर है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है करंट अफेयर में। इंडियन पॉलिटी है, वो भी, मतलब अगर आजकल ऐसा देख रहे हैं कि मार्केट में, या सॉरी मतलब मार्केट को नहीं कहना चाहिए, जो हमारे आसपास में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इफेक्टिव प्लेटफॉर्म, जो लोगों को लगे कि भाई, क्योंकि देखेंगे GS2 में मार्क्स आता है 110 से लेकर 130 तक सारे बच्चे सिमट रहे हैं। लेकिन अगर सम्मानजनक मार्क्स चाहिए तो कम से कम 160 170, अब मैं क्या बोलूँ, मेरा भी 126 मार्क्स है। तो है, दिक्कत है, लेकिन ये सब विषय बहुत ज़्यादा जरूरी है। साइंस टेक है, इंडियन पॉलिटी है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी है, ये सब बहुत लाभदायक है। अच्छा, एक चीज़ आपने बताया कि आपका तीसरा प्रयास। जी बिल्कुल। आप अपने पिछले 2 प्रयासों को कैसा देखते हैं? कहाँ पर आप आकर ऐसी स्थिति आई कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? हाँ, फर्स्ट प्रयास में क्या हुआ कि कभी कभार पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं पढ़ने का मेरा औचित्य क्या है, मकसद क्या है। तो फर्स्ट प्रयास में मुझे समझ में आया कि पढ़ना कितना चाहिए, और हम कितना भी आप मेहनत करते हैं, कहते हैं ना कि आप खूब प्रयास करिए, लेकिन युद्ध भूमि में अगर आप अच्छे से चल नहीं पाए तो आपका पूरा
अभ्यास असफल है। तो वही हमारे साथ हुआ। हम और दूसरा ये भी है कि कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। जैसे मैं स्पेशली सुझाव दूंगा कि अगर ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, तो मेरा क्या हुआ था, मुझे इतना था सिलेक्शन हो ही जाता, लेकिन 10 क्वेश्चन मैथ्स के वजह से, मेरा बीएससी मैथ्स से है, तो मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया 10 क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बनेगा। इस वजह से बहुत ज्यादा टाइम खत्म हो गया और हम पूरा रंग नहीं पाए। और सफलता तो सफलता है, कारण कुछ भी हो। कहने का मतलब है कि अगर आप कितना भी जानते हैं, आपको जो टारगेट है 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आसानी से करें। ये आपका सफलता का एक मूल मंत्र है। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए, कॉन्फिडेंस में रहिए। ये पीटी का था। दूसरा था मेंस में। मेंस में मैं देखा कि जब हम लोग पीटी क्वालिफाई नहीं करते हैं ना, तो लगता है कि ऑप्शनल हमारे हाथ में है, आंसर राइटिंग का कोई वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन हमें जब मौका मिलता है, जिम्मेदारी मिलती है जिसे कहते हैं ना, तो उस समय हम बिखर जाते हैं। तो मेंस में यही हुआ। और बहुत सारे टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन किए थे, बहुत सारे ने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, उनका नाम लेना ठीक नहीं है। उसमें क्या होता है कि अच्छे से अगर आपका एवल्युएशन नहीं होगा, तो आप अपने को या तो बहुत ज्यादा आंकेंगे या तो कम आंकेंगे। रियल फेस नहीं आता है। तो मुझे 300 में 205 आते थे, 200 मार्क्स आते थे, जो हम अपने आप में समझते थे बिहार के टॉपर हम ही होंगे। लेकिन हम फेल कर गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा है आपका जो मूल्यांकन है, वो अगर अच्छे से होगा, आंसर राइटिंग पे अच्छा पकड़ होगा, और जो टॉपिक आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं उस पर बेहतर अगर कमांड होगा तो होगा। जिसको हमने 65th में इन सभी कमियों को ठीक किया, और उसके बाद 65th में हमारा 92 रैंक आ गया। अरे बहुत अच्छा। यानी इनकी बातों को अगर समराइज किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्टवर्क पर फोकस रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी आप अपने विषयों का चुनाव आप अपने इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल। जीएस पर जिस तरीके से आपको इक्वली ध्यान देना है, आप उस तरीके से जीएस पर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से आप भी वैसे ही सफल हो पाएंगे जैसे कि नित्यम हुए। ओके नित्यम, एक दो चीज़ें मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि जो भी अभ्यर्थी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे वो निश्चित रूप से इस चीज़ को जानना चाहेंगे। पहली चीज़ तो एग्जामिनेशन की तैयारी में नोट्स बनाने का कितना महत्व है, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग स्वयं के नोट्स नहीं बनाते हैं, दूसरे के नोट्स के पीछे भागते रहते हैं। तो अपना नोट्स किस तरीके से बनाएं और वो कितना बनाना आवश्यक है? देखिए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे हम लोग 10th का भी एग्जाम देते थे या कोई भी एग्जाम है, मैं समझता हूँ कि अपना नोट्स होना बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि उससे पता चलता है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे। और गांव में कहते हैं ना कि जादूगर का पोटली चुराने से जादूगर नहीं होता है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। नोट्स बनाइए जितना हो सके, जैसे हो, जरूरी नहीं है कंसाइज रूप में बनाइए, धीरे धीरे बनाएंगे तो सीखेंगे। छात्रों से ये कहना चाहते हैं कि अगर हम अपना देखें, अभी मैं जो नोट्स बना रहा हूँ 2 साल बाद अगर बनाऊंगा तो उसको और शॉर्ट करूंगा। तो बनाते जाइए, वो बहुत फायदेमंद होगा, अपने शब्दों में रिप्रेजेंट वहां पे कर पाएंगे। बहुत जरूरी है नोट्स बनाना। ओके। दूसरी ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी पीछे जो 2 वर्षों का अनुभव रहा, जी बिल्कुल। हम लोगों ने या छात्रों ने खासतौर से पैंडेमिक के समय उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे में कई बार ये चीज़ें सामने आती हैं कि भाई ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, टीचर के साथ हम बैठकर जो है वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। उस स्थिति में अगर हम ऑनलाइन शिक्षा की तरफ ध्यान दें, तो आपको क्या लगता है, क्या ऑनलाइन शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगी? जी बिल्कुल, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि कहते हैं ना कि अब वो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। और जिस रूप में पेंडेमिक ने हमें सिखा भी दिया कि आप ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते, आपको डिजिटल रूप में आना ही पड़ेगा। और इस डिजिटल रूप में आप लोग भी बहुत ज़्यादा आगे आए हैं। जिस रूप में आपका ही प्लेटफॉर्म करियर विल देखें, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। विशेष करके जैसे हम लोग बोल रहे थे 2013-14 में हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं था, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों का इतना बड़ा टीम है और एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जो ऑथेंटिक रूप से, हम तो एक सफल हुए हैं, लेकिन आप लोग सफलता का कतार दिए हुए हैं बहुत सारे। तो हम तो, मेरा अनुभव आपके सामने कम ही है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस रूप में विशेषज्ञ आप लोग हैं, और मतलब सर बोल रहे थे कि ऐप भी इतना एक्सेसिबल है, इतना मतलब अफोर्डेबल है कि गांव के किसी भी एरिया में कोई भी बच्चा इसको कम से कम फीस पे आप कर सकते हैं। जी। तो ये तो पेंडेमिक ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम किया है, और उसमें ऑनलाइन का तो बहुत बड़ा योगदान है। जी, तो विद्यार्थियों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? विद्यार्थियों को कहेंगे कि देखिए, अब जो वर्तमान का जो समय है, ये वर्तमान का समय में आप सपना देखिए। हमारे घर वाले भी बोलते थे कि बेटा कुछ देखो ना देखो, सपना देखना सीखो। और कहते हैं ना घर में कि नशा करता है, तो हमारे घर वाले कहते थे कि नशा अगर लेना है, नशा पालना है, तो पद का पालो, प्रतिष्ठा का पालो। उससे क्या होगा, उस सपने में आप उस सपने को जिए। अगर उस सपने में जिएंगे ना और नशा पालेंगे पद का, प्रतिष्ठा का, तो एक प्रकार का अलग उत्साह आएगा और संघर्ष करने में मजा भी आएगा। आप संघर्ष करिए, नशा पालिए, अच्छा सपना देखिए, और कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। आपके जैसे प्लेटफॉर्म हैं, जिस रूप में हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि हमारे जितना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप एक घर में भी, जैसे अगर हम साख मोहन की बात करें, तो वहां भी आप अच्छे से, जियो का इतना बड़ा नेटवर्क है, आप वहां से भी किसी भी प्लेटफॉर्म को बेहतर तरीके से आप यूटिलाइज करके अपने पर्सनालिटी को ना केवल बेहतर कर सकते हैं, बल्कि आप अपने सपना को भी साकार कर सकते हैं। जी नित्यम, आज तो कुछ अभ्यर्थी जो आपको देख रहे होंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ टॉपर्स के लेकर आपके मन में क्या विचार थे पहले?
देखिए, टॉपर्स को लेके स्टार्टिंग में हमारे विचार अच्छे नहीं थे। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मैंने देखा कि मैंने आप लोगों से ही सीखा कि मैं देखता था कि क्लास में जब टॉपर्स आते थे तो सारे लोग टॉपर से पूछते थे क्या पढ़ें। जैसे कि आपने पूछा कि ऑप्शनल क्या रखना चाहिए, क्या सुझाव देना चाहिए। हमने कुछ भी नहीं बताया कि ये आपको जो इंटरेस्ट है वो करिए। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, टॉपर्स की वजह से ऑप्शनल रख लेते हैं, जिनको दिक्कत होता है। मैं समझता हूँ कि आप लोग जो सजेशन देते हैं, क्योंकि आप लोग एक टॉपर्स को नहीं देखे हैं, आप लोग ऐसे सैकड़ों टॉपर्स से मिले हैं, उनको तैयार किए हैं, तो उसमें हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। टॉपर्स हैं, वो बहुत ही संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, अब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि धीरे-धीरे कहते हैं ना कि धीरे-धीरे परिस्थिति आपका जो मानसिकता है धीरे-धीरे बदलता है, बदला। अब उनको हम और सम्मान से देखते हैं कि इस नेगेटिविटी में कैसे वो एक सफलता की सीढ़ी को चूमते हैं, तो इस वजह से अब वो हमारे लिए बहुत सम्माननीय है। एक छोटी सी चीज़ और है जो बहुत आवश्यक है यहाँ पर जानना, कि जैसे हमारे यहाँ जो ग्रामीण परिवेश है, बच्चा 10वीं पास करता है, 12वीं पास करता है, जी, बिल्कुल। तो माता पिता का ध्यान होता है कि बच्चा जो है वो मेडिकल की लाइन में चला जाए या इंजीनियरिंग की लाइन में चला बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। शुरुआती दौर में ये ख्याल नहीं आता है कि सिविल सेवा जैसी भी परीक्षा है और उस तरफ भी जाने के बारे में सोचना चाहिए। आपके हिसाब से मैं जानना चाहूँगा कि आखिर किस शैक्षिक स्तर पर आके एक विद्यार्थी को ये सोचना चाहिए कि हाँ, सिविल सेवा जैसी परीक्षा अगर है तो यहाँ से हम अगर तैयारी शुरू करें तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का अपना माहौल होता है। अगर आप देखेंगे कि बचपन से सिखाया जाता है बेटा डॉक्टर बनो, बेटा इंजीनियर बनो, बेटा ये बनो, बेटा वकील बनो, जी। लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है कि बेटा कलेक्टर बने। बहुत कम घर में ऐसा होता है। और जैसे हम लोगों को भी सुबह-सुबह पापा उठाते थे तो बहुत लोग कमेंट करते थे कि बेटा को कलेक्टर बनाओगे। तो इस वजह से भला कि वो ताना था, इस वजह से हम वहाँ पे आकर्षित हुए। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जिस रूप में इंजीनियर, डॉक्टर का माहौल है, उस रूप में अगर सिविल सेवा का भी माहौल गांव में किया जाए, हर एक क्षेत्र में किया जाए, क्योंकि अभी हम देखें इस बार हम घर गए तो क्या उत्साह था, जी। गांव वाले के प्रति क्या सम्मान की भावना हमारे प्रति था, हमें लगा कि कुछ तो बदलाव हुआ है। जी। तो इस रूप में अगर हर छात्र और ऑनलाइन का ये दुनिया है, इसमें मुझे लगता है कि वो मानसिकता बदलेगा और समाज जो डॉक्टर और जो इंजीनियर को सम्मान देता है, जी। वो अब सिविल सेवा को भी जरूर देगा। निश्चित, देखिए सिविल सेवा के जो भी अभ्यर्थी पास हुए हैं निश्चित रूप से उनका सम्मान है। आवश्यकता क्या है कि जागरूकता कहाँ से लाई जाए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है हमारे यहाँ जो ग्रामीण परिवेश में आप जैसे जितने भी टॉपर्स हैं या जो लोग हैं, इनका क्या प्रयास होना चाहिए जिससे गांव में भी इस तरह की जागरूकता जो है वो आए? देखिए, सबसे हम समझते हैं ना कि प्रयास जब तक गांव के हर लोग नहीं करेंगे, जी। मानसिकता चेंज नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। हम भी गांव में देखे हैं कि कुछ लोग तो बहुत एक्टिव हैं, कुछ लोग अभी भी उदासीन हैं। लेकिन इसको उस उदासीन को अगर सक्रिय करना है तो इस प्रकार का आयोजन बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जिस रूप में ये आयोजन किए हैं, इनसे भी बहुत लोगों की मनोवृत्ति बदलेगा। जब तक मनोवृत्ति नहीं बदलेगा तब तक कुछ होगा नहीं। लेकिन आप लोगों का भी प्रयास और इस टाइप के सेमिनार भी करने की जरूरत है, जिससे एक प्रकार की माहौल बने और लोगों का मनोवृत्ति एक सिविल सेवा की ओर जाए, क्योंकि एक बहुत सम्माननीय पद है, समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, तो होना भी चाहिए। जी, जी। और संघर्ष भी लगता है, छोटा कंपटीशन तो है नहीं। अभी एक सिविल सेवा में आप जब पास कर गए और अभी आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं, आप इस पद पर रहते हुए क्या बदलाव लाना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो ये मैंने सोचा नहीं था कि जिला शिक्षा सेवा, बिहार शिक्षा सेवा मुझे मिलेगा। लेकिन ईश्वर का सौभाग्य है कि हमारे जो पिताजी हैं वो ट्यूशन शिक्षक हैं। और कहते हैं ना, एक न्यूज़पेपर में भी आया कि शिक्षक का बेटा, ट्यूशन शिक्षक का बेटा बना शिक्षा पदाधिकारी। अच्छा। तो मुझे वो गौरव का जो फील हुआ, वो बहुत अच्छा फील हुआ। मैं समझता हूँ कि उसको हकीकत रूप में बदलूं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने जिले में एक नवाचार लाऊं। नवाचार ऐसा नहीं है कि आप अर्थव्यवस्था के माध्यम से ला सकते हैं, एक विचार के माध्यम से ला सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने डिस्ट्रिक्ट में कम से कम बच्चों में जो हमारे माता पिता ने सपना देखना सिखाया, नशा पालना सिखाया, पद का, प्रतिष्ठा का, सभ्य बनने का, तो हम कोशिश करेंगे जा के उनमें इस प्रकार की भावना भरे। अगर अब देखेंगे ना, गांव में कुछ नहीं चाहिए उनको, अगर एक अच्छा रास्ता दे देंगे ना, वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। जब माउंटेन मैन मांझी जब पहाड़ तोड़ के चीर के रास्ता बना सकते हैं, तो हमारे बिहार में या विशेष करके बिहार में बहुत प्रतिभा है और वो बिल्कुल करेंगे। बस गाइडेंस की जरूरत है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल इस प्रकार का ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाए जिससे उन लोगों में न केवल जागरूकता हो बल्कि एक प्रकार का जोश भी हो। जी। तो एक चीज़ आपको ये समझ में आ गई होगी मित्रों कि अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति जितनी ज़्यादा होगी, आप अपने लक्ष्य को उतनी ही आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा नित्यम आपके साथ बात करके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी अभ्यर्थी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे निश्चित रूप से आपसे प्रेरित होंगे। उनके मन में भी एक इच्छा होगी कि भले ही वो ग्रामीण परिवेश से आ रहे हों, लेकिन कम से कम आपको देखकर वो ये सीख पाए कि ग्रामीण परिवेश में भी रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह की सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो मैं अभी ये चाहूँगा कि नित्यम आप भी हमारे छात्रों से थोड़ा सा उन्मुख हों और बताएं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं
क्योंकि छात्र 2-3 प्रकार के हैं। पहले जो फर्स्ट स्टेज में शामिल होने वाले हैं, दूसरे जो प्रथम प्रयास पीटी में फेल कर जाते हैं, मेंस में फेल कर जाते हैं, इंटरव्यू में फेल कर जाते हैं और जी। बहुत प्रकार की उपेक्षाएं उनको मिलती हैं। जी। तो क्योंकि मैं इस सबसे गुजरा हूं, तो मैं चाहता हूं इन तीनों को कवर करूं। अगर आप समय दें तो नहीं, मैं कोशिश बिल्कुल, करूंगा। बिल्कुल, आप पूरा समय दें। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे फेल कर जाते हैं और घर वाले ताना देते हैं, बेटा छोड़ो यार तुमसे ना हो पाएगा, डैश डैश डैश, अनेक प्रकार की ताना। तो हम कहेंगे कि देखिए कि उनको अगर आपका कहना है तो आप कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि चिंता क्यों करना, कुछ प्रयास करना कोई गलत बात नहीं है, कुछ हो या ना हो तजुर्बा तो होगा ही ना। तो उसके लिए मत करिए, आपको प्रयास मिले, वो सफलता मिलेगा। और कभी हार मत मानिए, उनको जवाब दीजिए। एक छोटा सा कोट है, हम आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, वाह। उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। ओह! वाकिब कहाँ जवाना हमारी उड़ान से, वाकिब कहाँ जवाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमां से। वाकिब कहाँ जवाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमां से। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर संघर्ष करेंगे तो आपका सफलता जरूर आपको मिलेगी। आप टेंशन मत लीजिए। और कहते और जो सफल छात्र हैं उनको ये है कि आप अपनी सफलता को एंजॉय करिए और कोशिश करिए कि जितने भी समाज में जितने भी अगर जागरूकता हो सके या समाज को एक सही दिशा अगर दे सके तब सही दिशा दीजिए। और अभी 67th बीपीएससी का पीटी आने वाला है और जो शामिल छात्र हो रहे हैं उनको हम यहाँ से शुभकामना देते हैं और कहते हैं कि आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, कॉन्फिडेंस में रहिए और ईश्वर पे आस्था रखिए और आपका जरूर होगा। अपने मेहनत पे विश्वास रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो बहुत अच्छा लगा नित्यम, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से एक समय निकाल कर हमें दिया और हमारे छात्रों से आप उन्मुख हुए। तो आगे भी हम इस तरह की श्रृंखला लाते रहेंगे। टॉपर्स की कहानी, टॉपर्स की जुबानी में आज इतना ही। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और समझ